नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक फ्रेश कमाल एपिसोड में। और इस एपिसोड में मैं आपके साथ लेके आ गया हूं एक नया टॉपिक, एक फ्रेश टॉपिक, एक नए जोश के साथ। और टॉपिक का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज्वलन टॉपिक रही है पूरे देश के लिए, क्योंकि हमारी जो तत्कालीन गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, वो जब आई है वो इस टॉपिक पे बहुत ही गहनता से वो सोच रही है। और मैं आपको बता दूं कि 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी के मैनिफेस्टो में वन नेशन वन इलेक्शन एक प्रमुख मुद्दे की तरह रहा था। तो मैं पूरा श्योर हूं कि बीजेपी इस मुद्दे को जो है वो जरूर उठाएगी और कोशिश करेगी कि ये इंप्लीमेंट भी सही तरीके से देश में हो। वन नेशन वन इलेक्शन उनके टारगेट पे हमेशा से रहा है। चलिए देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फायदे हैं, इससे क्या नुकसान है, क्या ये हमारे देश के लिए अच्छा है, क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, और क्या हमारे देश के ओवरऑल इकोनॉमिक्स के लिए वन नेशन वन इलेक्शन एक सुटेबल चॉइस है। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज इसमें आती है गवर्नेंस का सवाल। दोस्तों, गवर्नेंस का सवाल जब भी उठता है तब पहली चीज जो इसमें हमें नजर आती है वो आती है इलेक्शन मोड, कि गवर्नमेंट हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। वो चाहे कोई भी चुनाव हो, वो चाहे गोवा का चुनाव हो, वो चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे यूपी का चुनाव हो, हर चुनाव के लिए गवर्नमेंट को उस इलेक्शन मोड में रहना पड़ता है। इससे क्या होती है कि पॉलिसियां, जो पॉलिसी बन सकती थी, वो पॉलिसी की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान न जाके केवल चुनाव की तरफ उनका ध्यान रहता है। वो केवल कैंपेनिंग में, वो चाहे स्टार कैंपेनर्स बनाने की बात हो या फिर लोगों को अपील करने की बात हो, फ्रीबीज बांटने की बात हो, हमेशा वो इलेक्शन मोड में रहते हैं। दूसरी बात यह है पॉलिसी पैरालिसिस। जब भी कोई चुनाव आता है, एक आचार संहिता नाम की चीज आप सभी जानते होंगे कि वो 1.5 महीना 2 महीने के पीरियड में पूरी जो सिस्टम रहती है उस पे एक लॉक सा लग जाता है, एक डेड लॉक सा लग जाता है कि आप इस अवधि में ये कार्य नहीं कर सकते। कुछ कार्य कैंडिडेट्स के लिए वर्जित होते हैं, कुछ पार्टियों के लिए, कुछ मीडिया और प्रेस के लिए भी वर्जित होते हैं। तो पॉलिसी मेकिंग एक पैरालिसिस सिचुएशन में चली जाती है। तीसरी बात, शॉर्ट टर्म टर्न अराउंड। जिस टाइम में ये होता है, जिस टाइम में चुनावें आती हैं, उस टाइम में गवर्नमेंट को बहुत ही शॉर्ट टर्म में, बहुत ही कम टाइम में टर्न अराउंड करना रहता है और एक नए स्टेट, एक नए जगह के बारे में सोचना रहता है कि वहां पे हम लोग कैसे जीतेंगे। बहुत लोग ये कंप्लेन भी करते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा वो इलेक्शन मोड में रहती है। मेरी इस पे व्यक्तिगत सोच ये है कि कोई भी पार्टी अगर इलेक्शन मोड में रहती है तो ये गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपको देश का नीति निर्धारण करना है तो सबसे पहली बात है आपको सत्ता में रहना पड़ेगा। और आप सत्ता में तभी रह पाओगे जब आप ये इलेक्शंस को आप जीतोगे, जब आप देश की सत्ता में रहोगे। क्योंकि विपक्ष में रह के आप केवल सवाल खड़ा कर सकते हो, पक्ष में रह के आप उस पॉलिसीज का निर्धारण कर सकते हो। चौथी बात जो है वो स्टाफ की बात है कि स्टाफ जो है वो बहुत ज्यादा एक रिग्रेस चीज जो है, एक बहुत ज्यादा रिग्रेस अमाउंट ऑफ में जो मैन पावर है, वर्क फोर्स है, वो चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने अंदर ले लेती है और उनसे जो है चुनावी कार्य करवाए जाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख मामला जो है वो शिक्षकों का है, टीचर्स का है। चूंकि मैं स्वयं एक शिक्षण पठन पाठन कार्य से मैं ताल्लुक रखता हूं, मैं स्वयं एक शिक्षक हूं, तो मैं ये बात फील करता हूं कि जैसे ही चुनाव आता है शिक्षकों को P1 P2 या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे भेज दिया जाता है और उनको सुदूर इलाकों में भेज दिया जाता है और वो 3-4 दिन ट्रेनिंग चलता है, 2-3 दिन वो वहां पे रहते हैं, जिसके कारण पूरी व्यवस्था में जो है एक दरार सी जो है वो क्रिएट हो जाती है। वो स्कूल अबैंडन हो जाते हैं और पूरी व्यवस्था तहस नहस हो जाती है। अगर ये चीज 5 साल में एक बार या 2 बार हो तो ये मानी जा सकती है, लेकिन अफसोस ये 5 साल में 3 से 4 बार जो है इसी तरह की सिचुएशंस देखने को मिलती है, जो कि एक विकसित देश के लिए बहुत ही हार्मफुल सिचुएशन है। ठीक, इसमें दोस्तों एक पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल का ये जो टॉपिक है, ये मुझे लगता है कि हर पार्टियां इलेक्टोरल रोल के इस टॉपिक पे सर्वसम्मति से बीजेपी के साथ है। क्योंकि आपने गौर भी किया होगा कि मोदी जी ने सदन में भी इस बात पे चर्चा की थी और कहा था कि जैसे सेंटर का, केंद्र का चुनाव होता है और राज्यों का चुनाव होता है,
होता है जिसका इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर करती है। वहीं पे स्थानीय निकायों के जब चुनाव होते हैं तो उसका इलेक्टोरल रोल स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करती है। एक ही जब मानक है चुनाव में वोट देने का 18 साल, वो स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए भी है, केंद्र के चुनाव के लिए भी है और राज्यों के चुनाव के लिए भी है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि दो इलेक्टोरल रोल बनाने का क्या तुक होता है। मोदी जी ने ये बात को बहुत ही गंभीरता पूर्वक कोट करके कहा था कि भाई जब आप गांवों के स्थानीय निकायों के चुनावों को देखते हैं तो उसमें एक दो वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और वो लोग बहुत ही गहनता से, बहुत ही फिल्ट्रेशन के माध्यम से चुनते हैं कि कौन से लोग हमारे वोटर्स हैं और सबका नाम बीएलओ जो होता है वो आपको इलेक्टोरल रोल में मेंशन करता है। तो क्यों ना हम उसी गांव के सभी एक स्टेट के हर गांव का इलेक्टोरल रोल लें, हर म्युनिसिपैलिटी का इलेक्टोरल रोल लें और उसको जो है हम लोग यूज करें स्टेट इलेक्शन में और जो सेंट्रल इलेक्शन है उसमें। क्यों हम एक ही काम के लिए दो जगह मैन फोर्स को इंडल्ज कर रहे हैं? ये बात मेरी समझ से बाहर है और इस पे तो त्वरित कार्रवाई जो है होनी ही चाहिए मेरी समझ से। उसके बाद जो बात आती है वो आती है करप्शन की, फंड मोबिलाइजेशन। इलेक्शन के टाइम में हम लोग हमेशा देखते आए हैं कि फंड का मोबिलाइजेशन जो है वो होता ही आया है। फंड कोई पकड़ता है, कोई पकड़वाता है, कोई इसमें कमा रहा है, कोई गवा रहा है। ये सिचुएशंस तो हमेशा बनती है क्योंकि बहुत ही इंटेंसिव प्रोसेस जो है भारत में इलेक्शन है और भारत का इलेक्शन मुझे लगता है विश्व का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन में इतने फंड्स लगते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और दूसरी बात ये क्रोनी कैपिटलिज्म। एक पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए एक अच्छे खासे अमाउंट की जरूरत होती है और वो अमाउंट वो 2-3 तरीकों से लाया जा सकता है। पहली चीज, पार्टी अपनी सदस्यता से, मेंबरशिप ड्राइव से वो पैसा लाएगी। दूसरी चीज, वो मेंबरशिप ड्राइव से नहीं लाएगी तो चंदा के माध्यम से लाएगी और चंदा में दो बातें हैं, या तो वो कॉमन सिटीजन से लाएगी या तो वो कैपिटलिस्ट से लाएगी। कॉमन सिटीजन से लाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत लोगों को इंडल्ज करना पड़ता है, ये उतना एफिशिएंट तरीका नहीं है। तो पार्टियां अक्सर हाँ ये प्रेफर करती हैं कि मैं एक कैपिटलिस्ट व्यक्ति से कुछ चंदा ले लूं और उसके बाद जाके उसे सत्ता में आने के बाद कुछ फेवर कर दूं। बीजेपी गवर्नमेंट पे अक्सर हाँ ये आरोप लगता रहता है कि वो जो है देश की कैपिटलिस्ट वर्ग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। ये जब कांग्रेस थी उस टाइम कांग्रेस पे भी लगता था। ये चीजें मैं कहता हूं कि कमोबेश बराबर ही रहते हैं, जो पार्टी सरकार में आती है उन पे ये आरोप लगते ही रहते हैं क्योंकि विदाउट मनी किसी भी गवर्नमेंट को चलाया नहीं जा सकता है। तीसरी चीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो बहुत बड़ी है दोस्तों। एक स्टेट का एक डेटा आया था कि एक स्टेट, इंडिया स्टेट का आपको 2014 में केवल चुनाव कराने का खर्चा 3,870 ये केंद्र का है और 9,000 करोड़ ये राज्यों का है। अगर दोनों को हम लोग मिला लें तो लगभग 9,000 लगभग ये आ जाता है आपको 12,870, लगभग 13,000 करोड़ रुपए जो है इसमें लगते हैं। और जितना 13,000 करोड़ ये स्टेट और केंद्र खर्च कर रहे हैं, मुझे लगता है गांव के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी लगभग उतना ही पैसा जो है वो लगता है। और इन दोनों पैसों को अगर हम लोग मिला लें तो ये लगभग 30,000-32,000 करोड़ का मामला बैठता है। और वहीं पे 2019 के चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपए जो है वो देश के खर्च हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं आपको इससे एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा कि भारत जैसा देश अपने एक महीने के जीएसटी से 1 लाख करोड़ रुपए कमाता है दोस्तों, 1 लाख करोड़, जिसमें से ये 60,000 करोड़ रुपए एक इलेक्शंस में खर्च देता है। अगर हम इसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो शायद हमें ये बहुत बड़ा अमाउंट ना लगे, लेकिन मुझे ये अमाउंट कुछ छोटा अमाउंट भी नहीं लगता है। और तब तो और नहीं लगता है जब हम कैंडिडेट के पर्सनल स्पेंडिंग्स को इसमें मिला देते हैं। लोकसभा का एक कैंडिडेट, मैं मान ही नहीं सकता कि वो 10 करोड़ 15 करोड़ से कम खर्च करता है, और विधानसभा का एक कैंडिडेट 5-6 करोड़ से ज्यादा मतलब कम खर्च करता है। वहीं पे मुखिया के चुनाव में भी 20-25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए और कहीं कहीं तो 1 करोड़ रुपए भी लोग खर्च देते हैं। और ये स्थिति है हमारे देश के चुनावों की। तो मुझे लगता है ये 90,000 करोड़, 60,000 करोड़ ये तो बहुत छोटे अमाउंट है।
इससे बड़े 1.5 लाख करोड़ के अमाउंट तो कैंडिडेट खर्च करते हैं, पार्टियां खर्च करती हैं। तो ये अमाउंट सबसे अभी जो है वो उजागर नहीं हुई है। और आपको मैं बता दूं 60,000 करोड़ तो केवल स्टेट ने खर्च किया था, 60,000 करोड़ कैंडिडेट ने खर्च किया था, 60,000 करोड़ दोस्तों। और अगर ये सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो एक्सपेक्टेड एस्टिमेट है 4500 करोड़ के अंदर में हम लोग सारे चुनाव करवा सकते हैं। ये 2014 का एस्टिमेट है। अगर इसको हम बढ़ा भी दें इस 4500 को, अगर इसे हम 5 गुना भी कर दें तो 22,000 करोड़ में, जहां कहां ये 60,000 करोड़ लग रहा है और 22,000 करोड़ में हम लोग 5 गुना इन्फ्लेशन को भी मद्देनजर रखते हुए सारे चुनाव कराने में सक्षम हो जाएंगे। कमोबेश मुझे ये लगती है कि ये फिनेंस का तो मामला शायद नहीं है, ये मामला उससे कुछ अधिक है। ये मामला शायद गवर्नेंस का है, ये मामला शायद लोगों के डेमोक्रेसी के प्रेफरेंसेस का है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी के प्रेफरेंसेस का है तो हमें वहां पे 2-3 राज्यों के एग्जांपल्स नजर आते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो उड़ीसा का नजर आता है, जहां उड़ीसा के लोग स्टेट के चुनाव में बीजेपी यानी बीजू जनता दल को जितवाती है और सेंट्रल के चुनाव में भारतीय गवर्नमेंट को यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट को जिताती है। तो ये वहां के लोगों के क्लियर कॉन्शियसनेस को दिखाता है। आंध्र प्रदेश के लोगों ने भी ऐसा ही किया, तेलंगाना चुनाव में भी हम लोग ने यही देखा, जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी हम लोगों ने यही देखा कि वहां के स्थानीय पार्टी को लोग जिताते हैं और जहां सेंट्रल लेवल की बात आती है तो वो लोग बीजेपी को प्रेफरेंस देते हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जनता इसमें कॉन्शियस तो है, पर मुझे यही याद आती है डेमोक्रेसी के बारे में कही गई एक पंक्ति। वो पंक्ति ये है कि डेमोक्रेसी कैन बी द बेस्ट मीडियम टू रूल, बट दिस इज नॉट द मोस्ट चीप वे टू रूल। यानी हो सकता है कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा तरीका हो गवर्नेंस करने का, लेकिन शायद ये सबसे सस्ता तरीका तो नहीं है, क्योंकि जहां तक नजर आ रहा है ये सबसे महंगे तरीकों में से एक है। ठीक है, और इसमें कॉन्शियसनेस, इसमें आपका मेंटल लेवल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डेमोक्रेसी समझदार लोगों की एक प्रणाली है। यहां पे अगर आप एकदम समझिए ब्लैक माइंड के साथ अपनी गवर्नमेंट चुन रहे हैं तो यू आर इन अ बिग डेंजर। अगली चीज आती है सोशल फैब्रिक्स। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेरे हिसाब से। वन नेशन वन इलेक्शन में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो सोशल फैब्रिक्स की है। जब भी कोई चुनाव होते हैं आप लोग देखना कि देश में कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म और क्लैश बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। मुझे राहत इंदौरी के का एक शेर भी याद आ रहा है। राहत साहब कहते हैं कि सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। राहत साहब ने बहुत सही कहा है कि सरहदों पे टेंशन्स बढ़ गई, मतलब समझ लो देश में चुनाव आने वाला है। क्योंकि बिना चुनाव के ये सभी टॉपिक्स, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म या क्लैश बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ये सभी एक ठंडे बस्ते में रहते हैं और जैसे ही चुनाव आता है ये सभी भयावह रूप लेके सामने आ जाते हैं। तो चुनाव अगर एक साथ हो जाए तो ये भी एक जो टॉपिक है, ये भी एक जो मसला है, ये सॉल्व हो सकता है कि भाई एक साथ ही खत्म करो 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। वो यूएस का भी प्रणाली मुझे ठीक ठाक ही लगता है कि नवंबर के जो पहला सोमवार आएगा उससे अगला ट्यूसडे, अगला मंगलवार को जो है चुनाव हो जाएगा। यूएस की वो प्रोसेस जो है मुझे लगता है 5-8 दिन का है यूएस में, और वो लोग 2 साल में उनका है इवन नंबर्स में वो लोग चुनाव करवाते हैं। तो 2 साल में किसी बार प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है शायद, और हाउस ऑफ कॉमन्स है, और इन चारों का चुनाव हो जाता है किसी 2 साल में, और किसी 2 साल में केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ कॉमन्स का जो है चुनाव होता है। वो भी सिस्टम सही है मेरे हिसाब से। तो एक बार ही हो, एक ही टाइम फ्रेम में हो और चुनाव पूरी तरह खत्म हो। हमारी इलेक्शन कमीशन से जब पूछा गया 2011 में, मुझे लगता है 2011 में ये सबसे पहली बार ये टॉपिक उठा था वन नेशन वन इलेक्शन का, और जब हमारी इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि क्या हमारी इलेक्शन कमीशन एफिशिएंट है वन नेशन वन इलेक्शन करवाने में, तो हमारी इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया था कि 2019 तक हम लोग एफिशिएंट हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा 2024 तक हम लोग एफिशिएंट हो जाएंगे। आज की डेट में हम लोग 2025 में खड़े हैं।
अगर हमारी इलेक्शन कमीशन एफिशिएंट है ये करवाने में, तो वन नेशन वन इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट के चुनाव, यहां तक कि बिहार और यूपी जैसे स्टेट के चुनाव चरणों में होते हैं, बहुत सारे चरणों में चुनाव होते हैं। तो क्या ये एक लॉजिकल बात है कि जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टेट का चुनाव चरणों में करा रही है, क्या पूरे देश का चुनाव 7-8 दिन के अंदर करवा लेगी? क्या ये संभव है? इस पे हमें सोचना होगा, इस पे हमें और गौर करने की और चर्चा करने की जरूरत है। और एक चीज है लॉजिस्टिक्स। इतने बड़ी मात्रा में आर्मी के ट्रक्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के ट्रक्स जाते हैं, टीचर्स जाते हैं, मूव करते हैं, सारा लॉजिस्टिक्स इधर से उधर जाता है। जहां हमारे देश की जो डिफेंस फोर्सेस है या हमारे देश के टीचर्स हैं, उनका ध्यान स्टूडेंट्स और एनिमी पे होना चाहिए, उनका ध्यान केवल चुनाव पे होता है। लॉजिस्टिक्स का तो भयंकर, गाड़ियों का इधर से उधर पूरा ट्रैफिक जाम आपको इलेक्शंस के टाइम देखने को मिलेगा। ईवीएम इधर से उधर जा रहे हैं। ये लॉजिस्टिक मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप ये कर सकते हैं देन इट्स गुड टू गो। और अगली चीज, बेटर वोटर टर्नआउट। मोर एंड मोर इलेक्शन किल्स द सस्पेंस ऑफ इलेक्शन। जब आप हर 2-3 महीने में एक नया इलेक्शन लोगे, जब आप हर साल बोलोगे कि आज ये इलेक्शन है, कल वो इलेक्शन है, आज म्युनिसिपैलिटी का है, कल स्टेट का है, परसों राज्य का है, तो लोगों के मन में वो जो एक उत्सुकता होती है वोट गिनाने की, वो मर जाती है कि अरे कल ही तो दिया था, आज फिर से आ गया। तो ये सभी चीजों पे हमें गौर करने की जरूरत है कि अगर हम लोग इन सभी चीजों में एफिशिएंट हैं और ये सभी चीजें हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट अ बैड आइडिया। ठीक, ये हमारे सोशल फैब्रिक्स को भी जो है वो उतना एक्सपोज नहीं करता है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां वन नेशन वन इलेक्शन होते हैं। हाँ, कुछ देश ऐसे हैं जो कि आपको वन नेशन वन इलेक्शन नहीं करवाते, जैसे यूके। जहां करवाते हैं वो है आपको बेल्जियम एंड साउथ अफ्रीका। पार्शियल वे में जहां होता है यूएसए। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम लोग किसी भी देश के, हम लोग बहुत सारे देश की केस स्टडी कर सकते हैं। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही बना था। बहुत सारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया और उस पे स्टडी की गई। हम लोग आज भी वो कर सकते हैं। हम लोग इस पे स्टडी कर सकते हैं और हम लोग देखें कि क्या ये संभव है। अगर ये प्रैक्टिकली संभव है तो आई थिंक वी आर गुड टू गो। हमें ये करना चाहिए, ठीक है। और ये होते ही हम ये फील करेंगे, कोविन कमेटी ने ये बात कही थी कि हमारे देश की जीडीपी इससे 1.5x गुना ज्यादा हो सकती है। उसे एक फायदा हो सकता है, एजुकेशन का स्तर भी इससे बढ़ सकता है, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत सारे फायदे भी हैं। हमें केवल इसके नुकसानों की तरफ ही, और मोटा मोटी नुकसान मुझे लोगों की सोच पे लग रहा है कि आप जब एक साथ इलेक्शन कराओगे तो हो सकता है केंद्रीय ताकत राज्य की ताकत पे, चूंकि उनके पास ज्यादा मनी पावर है, ज्यादा मसल पावर है, तो उस पर हावी ना हो जाए। अगर आप ये सभी चीज पारदर्शी तरीके से कराने में अगर सक्षम हो तो वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट अ बैड आइडिया। एक्चुअली हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही था। वो तो बहुत सारे स्टेट के चुनाव डिले होते गए, जिसके कारण आज हमारे देश में सभी स्टेट और केंद्रीय चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ नहीं होते हैं। सो एटलीस्ट दिस टॉपिक नीड्स अ डिस्कशन। हम लोग इसे स्ट्रेट अवे जो है वो दरकिनार नहीं कर सकते। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, क्योंकि हम लोग अभी बडिंग फेज में ही हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमें कुछ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके करें, कमेंट करके करें, लाइक करके करें, या फिर आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो मुझे इससे बड़ी खुशी मुझे किसी बात से नहीं मिलती। धन्यवाद।